हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की बात कही है? इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अब ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पर 800 किलोमीटर तक एक सड़क बनाई जाएगी जिसे कि हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। और इन सड़कों के दोनों तरफ होगा क्या, इन दोनों तरफ इन सड़कों पे औषधीय हर्बल पेड़ होंगे और इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अब इससे लाभ क्या होगा, अब आप ये समझ रहे होंगे। देखिए, हमेशा बात करी जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं और इस तरह से आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे जो पेड़ पौधे लगाते होंगे। और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने ये बात कही है हर्बल सड़क की, एक नया तरह से कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो आप इसको याद करके रखिए कि हर्बल सड़क अब वो बनेगी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और ये कितने लंबी होगी? 800 किलोमीटर लंबी ये सड़क होगी। इसमें कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, औषधीय पौधों को दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। आप जानते ही हैं जैसे कि जो हर्बल जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा कारगर मानी जाती हैं। वो अपने जो रिलीजन होते हैं, आपके धर्म होते हैं, उनमें भी कई बार आपने देखा होगा जो औषधियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे इलाज की बात कही गई है। वो सब जो किताबें होती हैं धर्म से रिलेटेड, उन सब किताबों में ये बात कही जाती हैं। और इन पौधों के अब रोपण से बारिश के समय सड़कों की कटान को रोकने में भी मदद मिल सकेगी। साथ ही साथ सड़कों के किनारे रेन वाटर रिचार्जिंग के लिए भी कार्य योजना बनाकर इसे अमल में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इससे भूगर्भ जल को बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, यानी कि ग्राउंड वाटर उसको भी बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी इन पेड़ पौधों के रोपण से। और ये खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि ये 800 किलोमीटर लंबा होगा और इसे क्या कहा जाएगा? हर्बल सड़क। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वो जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? इसका सही जवाब है कर्नाटक। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, कोविड-19 जो डिजीज़ है पूरे विश्व में फैली हुई है और हमारे देश भारत में भी फैली हुई है। मैंने कल तक बात करी थी आपसे कि विश्व में 10 जो टॉप के देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कोविड-19 ने, उसमें इंडिया है। लेकिन अब ये जो संख्या है 9 देश हो गई है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा 9 जो देश प्रभावित हुए हैं किस चीज़ से? कोविड-19 से, उसमें शामिल हो गई है। हर रोज़ जो भारत में जो संख्या है संक्रमण की वो 6000 के आसपास रहती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य पंजी के जो एक योजना है, इसके तहत स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाया जाएगा वहाँ के नागरिकों के लिए। तो अब इसमें होगा क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जल्द ही वो राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। और ये अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। अभी तक ऐसी कोई परियोजना शुरुआत नहीं की गई है किसी भी राज्य की तरफ से। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले जो एक उनका ज़िला है जिसका नाम है चिकबल्लापुर, उसमें लागू किया जाएगा। उसके बाद पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे
तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, जिसको आप लोग जानते हैं एडीबी के नाम से, उसने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है, एडीबी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है 17.7 करोड़ डॉलर ये रकम दी है किसने, एडीबी ने। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में और आपको जानकारी दे दें तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स है मंदालुयोंग फिलीपींस में जो है। इसको अगर हम देखेंगे तो आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं, मंदालुयोंग फिलीपींस में एक जगह है, शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। यहाँ पर आपको मैं लिख कर बता देता हूँ, MASATSUGU, मसात्सुगु ASAKAWA, ये जो है प्रेसिडेंट हैं। और आपको जैसे बता ही दिया, इसको फाउंड कब किया गया था, 19 दिसंबर 1966 को। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडीबी बैंक के बारे में बात करें यहाँ पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन सड़कों में जो है 7 ज़िलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल हैं। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार से डिज़ाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते में क्या होगा, इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेंगी। इससे ग्रामीण समुदाय को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं भी मिल सकेंगी। तो ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि गांव और शहरों को कनेक्ट करेगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, तो कनेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है रोड। तो जो बाज़ार है, जो मार्केट है, वहाँ पर आसानी से सामान पहुँचाया जा सकता है। वहाँ पे अगर किसी बिजनेसमैन को बिज़नेस करना है, किसी गांव में जाकर, या गांव वाले को शहर आना है, तो इस सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोड का सही होना। रोड के माध्यम से ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% यानी 5% तक घटाने का अनुमान लगाया है। इसका सही जवाब है भारत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विकास दर में ये कटौती कोविड-19 जो डिजीज़ है, महामारी जो है, पैंडेमिक, उसको रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। आप जैसा कि जानते ही हैं, आपसे मैं लगातार बात कर ही रहा हूँ, 31 मई को जो है लॉकडाउन 4 जो है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन अब आशाएं जताई जा रही हैं कि लॉकडाउन 5 भी लगाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पर मीटिंग की है हमारे देश के जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उस होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह जी। उन्होंने मीटिंग भी की है सभी अधिकारियों के साथ और इस पर फैसला लेने की बात कही गई है कि इस पर कुछ फैसले लिए जाएंगे और वो आपको बताए जाएंगे। और ये तो बात कहीं हद तक तय है कि लॉकडाउन 5 में हम लोग एंटर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली के आसपास के जो सटे हुए राज्य हैं, जिनमें कि हरियाणा आता है या फिर उत्तर प्रदेश आता है, और आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, जिनके दफ्तर जो है वो दूसरे प्रदेश में पड़ते हैं, क्योंकि जो दिल्ली NCR का एरिया है वहाँ पे लोग आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर रहते हैं। तो आपने ये खबरों में देखा ही होगा, कल की खबर है ये कि जो हरियाणा बॉर्डर है, जो गुड़गांव की तरफ लोग जा रहे थे, उनको जो है रोका गया था, उनके बॉर्डर को सील कर
कर दिया गया था। हरियाणा में जो है ये अलाउड नहीं किया जा रहा था कि दिल्ली से कोई अब आए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया है उसमें ये देखा गया है कि जो ऑफिसेस को छूट दी गई है, दिल्ली से लोग जो है आवाजाही कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, उसके कारण माना जा रहा है कि शायद संक्रमण फैला है। इसके वजह से जो हरियाणा सरकार है उसने ये पाबंदी लगाई है और बॉर्डर्स को एक बार फिर से सील कर दिया है। उससे पहले ये खबर आई थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, खासकर गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद शहर जो है वो भी दिल्ली से लगा हुआ है और दिल्ली से जो लोग गाज़ियाबाद जाते थे वहाँ पर भी बॉर्डर को इससे पहले सील किया गया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी और जानकारी बता देते हैं इसके बारे में कि ये जो विकास दर है, अब ये जीडीपी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जीडीपी क्या होता है? देखिए जीडीपी जो है कहते हैं, अगर हिंदी भाषा में समझें इसको तो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य को कहा जाता है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर जो ये S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा एक बयान में कहा गया है कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था जो है उसमें अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान जो वित्त वर्ष चल रहा है उसकी जो जीडीपी वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चयन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चयन आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 और 2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 और 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो ओलंपिक्स गेम्स थे वो इस साल होने वाले थे, और अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अब ये अगले जो है किस, ये तो आप सभी को मालूम है कि अगले साल होने वाले हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि किस डेट से लेकर किस डेट तक होंगे और कौन से शहर में होंगे। क्या उसी शहर में होंगे जहाँ पे ये पहले होने वाले थे या फिर इसमें कोई बदलाव किया गया है? इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है, जिसे आप लोग जानते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में अगर समझें तो कहा जाता है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कहा जाता है। उसने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कहते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं NHAI, तो इस पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही जवाब है वो है 7 लाख रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सेबी ने NHAI पर जुर्माना वित्त वर्ष 2016 वित्त वर्ष से 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। ये जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत छमाही के अंत में से 45 दिनों के अंदर छमाही के वित्तीय परिणाम को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि NHAI ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान 7 बार ऐसा किया है और इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनज़र नियामक ने जो है NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? सेबी ने लगाया है। किस पर लगाया है? NHAI पर लगाया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? इसका सही जवाब है वो है ईरान। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ लोकस्ट अटैक के नाम से। जो ये टिड्डियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक झुंड में आती हैं और खेतों को नष्ट कर देती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचता है वो है किसानों को, इससे
से नुकसान पहुंचता है। तो अब ये HIL जो है, ये HIL लिमिटेड जो है अगले जो बाहर हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी जो है एक्सपोर्ट कर रही है किस चीज़ का, कीटनाशकों का। तो दोस्तों आपको बता दें कि HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच यानी कि ईरान और भारत के बीच में जो सहमति हुई है उसके तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है और कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश जो पेरू है उसको 10 टन कवकनाशी मैंकोजेब का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाला भी है। HIL लिमिटेड ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन जो है मेलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। ये एक बहुत बड़ा जो है बात करी गई है उत्पादन की और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है क्योंकि जो टिड्डियों का झुंड चल रहा है वो ऐसा भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि दिल्ली की तरफ भी बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जो ज़िले हैं वहाँ तक पहुँच सकता है। उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी तरफ से और ये एक अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों की भी सहायता कर रहा है अपना देश और HIL लिमिटेड जो है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल था कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। इसका सही जवाब है मीराबाई चानू। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार की तरफ से, जो कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार को शुरू किया गया था साल 1961 में। मैं बात कर रहा हूँ अर्जुना अवार्ड की। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दें इसके साथ साथ एक कांस्य प्रतिमा और एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा होती है वो दी जाती है और साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर यह बता दें कि जो मीराबाई चानू हैं उनका नाम जो है भारत सरकार ने आगे भेजा है अर्जुन पुरस्कार के लिए और महासंघ ने चानू, रगाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। ये 3 लोग हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिल चुका है और उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल ये है कि किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं रूस, नेपाल, चीन या फिर जापान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।